हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू सक्सेस जोन। आज हम लोग प्राचीन बिहार के इतिहास का सभी प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। जो भी स्टूडेंट बीपीएससी, बीएसएससी, बीपीएसएससी एवं बिहार के अन्य सभी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, उन सभी छात्रों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। हाल ही में बीपीएससी का पेपर होने वाला है, वे सभी छात्रों से आग्रह है कि ये वीडियो एक बार ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है प्राचीन बिहार के इतिहास का। पहला सवाल है, बिहार के लिए ऋग्वेद में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ये किक्कट शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला सवाल है, प्राचीन बिहार के संबंध में जानकारी के स्रोत कहाँ से मिलती है? तो ये पुरातात्विक स्रोत, साहित्य स्रोत और यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत प्राचीन बिहार के जानकारी का स्रोत हमें प्राप्त होता है। अगला सवाल है, मध्यपाषाण काल के अवशेष बिहार के किस जिला से प्राप्त हुए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंगेर से। अगला सवाल है, बिहार में नवपाषाणकालीन हड्डी निर्मित उपकरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। हमें जो हड्डी निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं, चिरांद से प्राप्त हुए हैं, मनेर से भी प्राप्त हुए हैं, शेनवाड़ और चेचर से भी प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त ताराडीह से भी हड्डी निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल है, बिहार में कृषि तथा पशुओं को पालतू बनाने का कार्य कब प्रारंभ किया गया था? तो ये ताम्रपाषाण काल से ही प्रारंभ किया गया था। अगला सवाल है, हम लोग का टॉपिक का नाम है वैदिक एवं महाजनपद काल। इसमें पहला सवाल है कि बिहार में आर्यों का आगमन जो हुआ था कब हुआ था? तो बिहार में जो आर्यों का आगमन हुआ था ये उत्तर वैदिक काल से ही शुरू हुआ था। अगला सवाल है, वर्तमान बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? तो इसका जो वर्णन मिलता है ये शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलता है। अगला सवाल है कि बराह पुराण में किस प्रदेश को अपवित्र कहा गया है? तो ये कहा गया है किक्कट को। किक्कट को क्या कहा गया? बराह पुराण में अपवित्र प्रदेश कहा गया है। अगला सवाल है, सदानीरा नदी की पहचान बिहार की किस नाम से जाना जाता है? तो सदानीरा को बिहार में गंडक नदी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि किस ग्रंथ में राजगीर, गया और पुनपुन को पवित्र क्षेत्र माना गया है? तो ये वायु पुराण में राजगीर, गया और पुनपुन को पवित्र क्षेत्र माना गया है। अगला सवाल है, किस ग्रंथ में गया क्षेत्र को असुरों का राज कहा गया है? तो ये कहा गया है वायु पुराण में जो है गया क्षेत्र को असुरों का राज कहा गया है। अगला सवाल हमारा है कि बिहार को कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो ये हो जाएगा हमारा विदेह। अगला सवाल है कि विदेह राज्य जो है इसका उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में देखने को मिलता है? तो विदेह राज का उल्लेख सबसे पहले जो मिला था वह यजुर्वेद में देखने को मिला था। अगला सवाल है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों में से कितने ऐसे महाजनपद हैं जो हमारे वर्तमान बिहार में स्थित है? तो ऐसे 3 महाजनपद है जो वर्तमान बिहार में स्थित हैं। अगला सवाल देखेंगे कि बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित है? तो मुंगेर और भागलपुर में क्या है? अंग महाजनपद का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल है, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो अंग की राजधानी थी चंपा। अगला सवाल है कि अंग राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो अंग राज्य का जो सबसे पहले उल्लेख मिला है औसे अंग औसे अथर्ववेद। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है, प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक कौन था? तो इसमें से एक था अंग। अगला सवाल है कि मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो मगध की प्रथम राजधानी थी गिरिब्रज या राजगिरी। और ये सवाल 66वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है और सबसे पहले से 47वीं बीपीएससी में पूछा गया था। बिहार के किन क्षेत्रों में मगध महाजनपद स्थित है? तो ये हो जाएगा गया और पटना में जो है
मगध महाजनपद स्थित है। अगला सवाल है कि मगध का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वह कहाँ देखने को मिलता है, तो यह अथर्ववेद में देखने को मिलता है। अगला सवाल है मगध और अंग महाजनपद किस नदी के द्वारा पृथक पृथक होती है, तो ये चंपा नदी के द्वारा अंग और मगध महाजनपद जो है पृथक होती है चंपा नदी के द्वारा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी, तो ये वैशाली में थी। अगला सवाल है बज्जी महाजनपद में कुल कितने संघ थे, तो इसमें कुल 8 संघ थे। अगला सवाल है कि कौटिल्य ने किस राज्य का उल्लेख राज शब्दों उपजीवी संघ के रूप में किया है, किस रूप में, तो राज शब्दों उपजीवी के रूप में किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा लिच्छवी का उल्लेख किया गया है किसके रूप में, राज शब्दों उपजीवी संघ के रूप में, किसके द्वारा, तो कौटिल्य के द्वारा। अगला सवाल है कि वैशाली की नगर वधु का खिताब किसे दिया गया है, तो वैशाली का जो नगर वधु था आम्रपाली, वह खिताब दिया गया किसको, आम्रपाली को दिया गया है। अगला सवाल देखेंगे लिच्छवी राजवंश का प्रथम शासक कौन था, तो इसका जो लिच्छवी राजवंश था इसका प्रथम शासक था नमने दिष्ट। अगला सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है 23 नंबर। इसमें पूछ रहा है कि विदेह वंश की स्थापना किसने किया था, तो विदेह वंश की स्थापना जो निमि विदेह के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है किस शासक ने मिथिला की स्थापना किया था, तो मिथिला का स्थापना किया था मिथि जनक विदेह के द्वारा। मिथि जनक विदेह ने किसका स्थापना किया था, तो मिथिला का स्थापना किया था। अगला सवाल है किस विदेह यानी कि विदेह वंश के किस शासक की पुत्री सीता का विवाह जो हुआ था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से हुआ था, तो ये किसकी पुत्री थी, तो ये थी पुत्री करल जनक की। सॉरी दोस्तों, करल जनक नहीं, सिरध्वर जनक की पुत्री थी सीता, जिसका विवाह हुआ था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के साथ। अगला सवाल है विदेह वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो विदेह वंश का जो अंतिम शासक था वो था करल जनक। अगला हमारा प्राचीन बिहार का जो इतिहास है उसका अध्याय है मगध साम्राज्य। क्या है दोस्तों, मगध साम्राज्य के बारे में हम देखेंगे। पहला सवाल है कि मगध का सर्वप्रथम जो वर्णन है किस वेद में मिलता है, तो ये मिलता है अथर्ववेद में मगध का वर्णन देखने को मिलता है। अगला सवाल है मगध की राजधानी जो है राजगिरी यह कितनी पहाड़ियों से घिरी हुई है, तो ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अगला सवाल है कि बृहद्रथ वंश का अंतिम शासक कौन था, ये रिपुंजय था। बृहद्रथ वंश जो था इसका अंतिम राजा था रिपुंजय था। अगला सवाल है कि मगध साम्राज्य के किस वंश को पितृहंता वंश के नाम जानता है, तो हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि हर्यक वंश के निम्नलिखित शासक बुद्ध के समकालीन थे। हर्यक वंश का तो शासक था लेकिन बुद्ध के समकालीन कौन थे, तो बिंबिसार था और अजातशत्रु था, यानी कि आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला सवाल है, अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल पूछ रहा है कि जैन साहित्य में हर्यक वंश के शीर्ष शासक को श्रेणिक नाम से पुकारा जाता था। तो जैन साहित्य के अनुसार हर्यक वंश का एक शासक था बिंबिसार, जिसे श्रेणिक नाम से पुकारा जाता था। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसके साथ बिंबिसार ने विवाह किया था, तो बिंबिसार ने चेलना, महाकोशला एवं क्षेमा सभी के साथ अपना विवाह किया था। उपर्युक्त सभी कथन सही है। अगला सवाल है प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक जो था किसके दरबार में सुशोभित था, तो ये था बिंबिसार के दरबार में रहता था कौन, जीवक। अगला सवाल है कि राजगिरी जो है ये नगर था, इसका स्थापना किसने किया था, तो इसका स्थापना किया गया था बिंबिसार के द्वारा। बिंबिसार ने किसका स्थापना किया था, तो राजगिरी नगर की स्थापना किया था। अगला सवाल है कि अस्थाई सेना रखने का परंपरा किस शासक ने शुरू किया था, तो ये भी बिंबिसार के द्वारा शुरू किया गया था। अगला सवाल है कि किस शासक को कुनिक नाम से जाना जाता है, पूछा जा रहा है किस शासक को कुनिक नाम से पुकारा जाएगा, तो ये हो जाएगा अजातशत्रु।
अजात शत्रु को कुनिक नाम से पुकारा जाता था। श्रेणिक पूछेगा तो हो जाएगा बिंबिसार। अगला सवाल है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? इसमें पूछ रहा है कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो ये हो जाएगा बिंबिसार। बिंबिसार क्या था? मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। अगला सवाल है कि प्राचीन भारत का विख्यात राजनीतिक बस्कर, क्या नाम था? बस्कर किसके दरबार में मंत्री के पद पर था? तो ये हो जाएगा अजातशत्रु के दरबार में बस्कर के पोस्ट पर था। अगला सवाल है कि कौशल नरेश प्रसेनजीत की पुत्री बजीरा का विवाह किसके साथ हुआ था? तो ये बजीरा का विवाह हुआ था बिंबिसार के साथ। अगला सवाल है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति, तो ये हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। अगला सवाल है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्रा को बसाया था? तो पाटलिपुत्रा को उदयन के द्वारा बसाया गया था। अगला सवाल है कि अजातशत्रु के शासनकाल में उदयन कहाँ का राज्यपाल था? तो उदयन जो था ये चंपा का राज्यपाल था। अगला सवाल है, हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। अगला सवाल है कि शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग था। अगले सवाल पे आएंगे, द्वितीय बौद्ध संगति का जो आयोजन किया गया था किसके शासनकाल में? तो ये कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। ये वैशाली में किया गया था और ये 383 ईसा पूर्व में किया गया था, जिसमें साबक मीर को अध्यक्ष बनाया गया था। अगला सवाल है कि नंद वंश का संस्थापक का कौन था? तो नंद वंश का जो संस्थापक था वह महापद्म नंद था। अगला सवाल देखेंगे, मगध के किस शासक को कली का अंश, परशुराम का अवतार, क्षत्रियों का नाशक, सर्व छत्रांक और एकराट कहा गया है? तो ये महापद्म नंद को कहा गया है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो घनानंद जो था सिकंदर महान का समकालीन था। अगला सवाल है, ग्रीक या यूनानी लेखकों ने किसे अग्रमीज कहा है? तो अग्रमीज कहा गया है घनानंद को। अगला टॉपिक है मौर्य वंश। प्राचीन बिहार के इतिहास में मौर्य वंश का क्या योगदान था? अब देखेंगे इसके महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला सवाल है कि नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो मौर्य राजवंश ने नंद वंश के बाद शासन किया था। अगला सवाल है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला है कि किस शासक को एंट्रोकोटस के नाम से जाना जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता है। अगला सवाल है, सेंट्रोकोटस की पहचान सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में किसने किया था? तो ये विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित करके उसकी पुत्री हेलेना से विवाह किया था? तो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर उसकी पुत्री हेलेना से विवाह किया था। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो ये हो जाएगा मेगास्थनीज का जो पुस्तक है उसका नाम है इंडिका। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक है चाणक्य। अगला सवाल है, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन मिलता है वह कहाँ देखने को मिलेगा? तो वह इंडिका में देखने को मिलता है। अगला सवाल है कि किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? तो पिंगलवत्स रहता था किसके दरबार में? तो ये बिंदुसार के दरबार में रहता था। अगला सवाल है, किस मौर्य शासक को अमित्रघात, भद्रसेन एवं सिंहसेन के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिंदुसार। बिंदुसार को अमित्रघात, भद्रसेन और सिंहसेन के नाम से जानता है। भद्रसार वायु पुराण में और सिंहसेन जैन धर्म के अनुसार बिंदुसार को माना गया है। अगला सवाल है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग, किस मौर्य शासक
किस मौर्य शासक के दरबार में एंटियोकस का राजदूत डाइमेकस आया था? तो ये बिंदुसार के दरबार में एंटियोकस का राजदूत डाइमेकस आया था। अगला सवाल है कि सिंगली अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने कितने भाइयों को हत्या करके राज सिंहासन प्राप्त किया था? तो 99 भाइयों को हत्या करके राज सिंहासन को संवारा था। अगला सवाल है अशोक राज अभिषेक के कौन से वर्ष बोध गया की यात्रा किया था? तो ये 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा किया था। और लुम्बिनी का यात्रा किया था ये 20वें वर्ष। लुम्बिनी का यात्रा किया था 20वें वर्ष। अगला सवाल है कि देव नाम प्रिय के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया है? तो अशोक ने देव नाम प्रिय के नाम से खुद को संबोधित किया है। अशोक ने किससे दीक्षा प्राप्त करके बौद्ध धर्म स्वीकार किया था? तो ये मोगलीपुत्र से। अगला सवाल है बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण कराया था? तो 84,000 स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है अशोक ने अपने साम्राज्य को कितने प्रांतों में विभाजित किया था? तो कुल 5 प्रांतों में अशोक ने अपने साम्राज्य को बांटा था। अगले सवाल पे आएंगे अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो अशोक की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्रा थी। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किस शासक ने किया था? तो अशोक के द्वारा भारत में सबसे पहले शिलालेख का प्रचलन कराया गया था। अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या पूछा जाए, अशोक के बृहद शिलालेखों की संख्या कितनी है? तो ये 14 है। अगला सवाल देखेंगे मानसेहरा शिलालेख की लिपि क्या है? तो ये खरोष्टी लिपि है। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है बिहार के किस स्थान से अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए? तो ये सासाराम से प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल है कि बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो बराबर की गुफाओं का उपयोग आश्रय के रूप में आजीवकों के द्वारा किया गया था। अगले सवाल पे आएंगे अशोक के लघु स्तंभ लेख किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो ये उपर्युक्त सभी हो जाएगा। कौशाम्बी से, सारनाथ से और उम्मीददेही से प्राप्त हुआ है, तीनों स्थान से। अगला सवाल है कि अर्थशास्त्र में वर्णित सप्तांग सिद्धांत शामिल है? तो इसमें हो जाएगा राजा भी है, कोष भी है और आमत्य भी है। आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला सवाल देखेंगे अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल में उच्च अधिकारी क्या कहलाते थे? उच्च अधिकारी तीर्थ कहलाते थे। अगला सवाल पे आएंगे अर्थशास्त्र में डैश तीर्थ एवं डैश अध्यायों की चर्चा मिलती है? तो अर्थशास्त्र में जो तीर्थों की संख्या है वो 18 है एवं अध्यायों की संख्या कितनी है? 26 है। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 18 एवं 26। अगला सवाल है किसने चतुरंग बल को सेना का प्रमुख अंग बताया था? तो ये चाणक्य के द्वारा बताया गया था। अगला सवाल है किसने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा था? तो डाकुओं का गिरोह कहा गया था चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को जस्टिन के द्वारा। अगला सवाल है कि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित न्यायालयों की चर्चा की गई है? तो ये धर्म अस्थनीय और कंटक शोधन 2 न्यायालय का चर्चा किया गया है अर्थशास्त्र में। अगला सवाल है धर्म अस्थीय न्यायालय किस प्रकार का न्यायालय था? तो ये दीवानी न्यायालय था। अगले सवाल पे आएंगे। अगला सवाल है मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में जो गुप्तचर होता था उसको गूढ़ पुरुष के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल देखेंगे अर्थशास्त्र में कितने प्रकार की दासों की चर्चा है? पूछ रहा अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य के द्वारा लिखा गया है, इसमें 9 प्रकार के दास का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग कि मौर्य काल में वेश्यावृत्ति करने वाली यानी कि वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्री को क्या कहा जाता था? तो रूपा जीवा के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल है संभ्रांत घर की स्त्रियां थी उसको चाणक्य ने क्या कहा था? तो अनिष्का सिनी कहा था। अगला सवाल है मौर्य काल में भूमि उपज का कितना भाग लिया जाता था? उपज का 1/6 भाग ले लिया जाता था। अगला सवाल देखेंगे कि मौर्य काल में उद्योग धंधों की संस्थाओं को क्या कहा जाता था?
तो इसका आंसर हो जाएगा श्रेणी। मौर्य काल में जो उद्योग धंधा का संस्था जो होता है उसको श्रेणी के नाम से जाना जाता था। अगला है अशोक के किस शिलालेख का विषय आर्थिक था। बहुत ही अच्छा सवाल है। पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा शिलालेख है, अभिलेख है अशोक का जिसमें आर्थिक विषय पर चर्चा किया गया है, तो रुमिनदेई अभिलेख से संबंधित है। अगला सवाल है भारत का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। तो भारत का मुक्तिदाता चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। अगला सवाल देखेंगे तृतीय बौद्ध संगति का जो आयोजन किया गया था 250 ईसा पूर्व में, वह किसके शासनकाल में हुआ था। तो ये अशोक के शासनकाल में हुआ था और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस। अगला सवाल देखेंगे अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों को रानी का अभिलेख कहा जाता है। तो रानी का अभिलेख कहा जाता है प्रयाग अभिलेख को और कौशाम्बी अभिलेख को। आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों सही है। अब हम लोग देखेंगे प्राचीन बिहार के इतिहास में मौर्योत्तर काल का क्या योगदान था और इससे कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार के एग्जाम में। तो पहला सवाल है कि मौर्य वंश के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ। तो जब मौर्य वंश को समाप्त हो जाता है तो उसके बाद शुंग वंश का स्थापना होता है। अगला सवाल है कि शुंग वंश का संस्थापक कौन था। तो शुंग वंश का जो संस्थापक था वो पुष्यमित्र शुंग था। अगला है 185 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा पर यवन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के शासन काल में हुआ था। तो ये हो जाएगा शुंग वंश के शासन काल में डेमेट्रियस का आक्रमण हुआ था। अगला सवाल है कि मगध का प्रथम ब्राह्मण वंश कौन था। मगध का जो बहुत ही अच्छा सवाल है, पूछ रहा है कि मगध का पहला ब्राह्मण वंश कौन था। तो ये शुंग वंश था। अगला सवाल है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा आयोजित अश्वमेघ यज्ञ के पुरोहित कौन थे। तो इसके पुरोहित थे पतंजलि। पुष्यमित्र शुंग ने क्या आयोजित किया था, अश्वमेघ यज्ञ को शुरू किया था जिसका पुरोहित बनाया गया था पतंजलि को। अगला सवाल है कि मौर्योत्तर काल में किसने सेनानी की उपाधि धारण किया था। तो सेनानी का उपाधि जो धारण किया गया था ये पुष्यमित्र शुंग के द्वारा धारण किया गया था। अगला सवाल है किस वंश के शासनकाल में मनुस्मृति की रचना हुई। तो मनुस्मृति का भी रचना शुंग वंश के शासनकाल में ही किया गया था। अगला सवाल है कि कालिदास रचित नाटक जो है मालविका अग्निमित्र में किस शुंग शासक की चर्चा की गई है। तो इसमें अग्निमित्र का चर्चा किया गया है। अगला सवाल है यूनानी राजदूत हेलियोडोरस, यूनानी राजदूत जिसका नाम था हेलियोडोरस किस काल में भारत आया था। तो ये शुंग काल में भारत आया था। अगला सवाल है कि शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था। शुंग वंश का अंतिम शासक ये देवभूति था। अगला सवाल है कर्ण वंश का संस्थापक पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा वसुदेव जो था कर्ण वंश को स्थापित किया था। कर्ण वंश की सत्ता किसने समाप्त कर दी। तो कर्ण वंश का जो सत्ता था इसको समाप्त किया था आंध्र सातवाहन वंशों ने। अगला सवाल है कि कर्ण वंश की राजधानी कहाँ थी। तो कर्ण वंश का जो राजधानी था वो पाटलिपुत्रा था। अगला सवाल देखेंगे कि कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन था। कर्ण वंश का अंतिम शासक ये था सुशर्मा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग कि कनिष्क ने पाटलिपुत्रा के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था। तो ये हो जाएगा अश्वघोष को आश्रय दिया गया था। अश्वघोष का एक रचना है जिसका नाम है बुद्धचरित। अब हम लोग देखेंगे गुप्त काल के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला सवाल है कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था श्रीगुप्त। अगला सवाल है कि गुप्त काल की राजकीय भाषा क्या थी। तो गुप्त काल की राजकीय भाषा थी संस्कृत। पंचतंत्र किसकी रचना है। तो पंचतंत्र ये रचना है ये विष्णु शर्मा की रचना है। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है गुप्त साम्राज्य में किसे कर मुक्त कृषि भूमि दी जाती थी। तो ये कर मुक्त कृषि भूमि ब्राह्मणों को दी जाती थी। गुप्त काल में भू राजस्व दर क्या थी। तो ये उपज का 6ठा भाग था। अगला सवाल है कि पंचतंत्र सिद्धांतिका के रचयिता कौन है। तो ये बराहमिहिर थे। अगला सवाल देखेंगे चंद्रगुप्त प्रथम के पिता कौन थे। चंद्रगुप्त प्रथम के पिता का नाम था घटोत्कच।
अगला सवाल है, गुप्त साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था? तो ये था चंद्रगुप्त प्रथम। अगला सवाल है, गुप्त साम्राज्य के किस शासक ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो ये चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी से विवाह किया था। गुप्त काल में सर्वप्रथम किस शासक ने सोने के सिक्के जारी किए थे? तो ये भी चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाया गया था। अगला सवाल है कि गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्रा। अगला सवाल देखेंगे, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा था? तो ये हो जाएगा इसका आंसर समुद्रगुप्त। अगला सवाल है, समुद्रगुप्त की माता का नाम क्या था? तो समुद्रगुप्त की माता का नाम था कुमार देवी और पिता का नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। अगला सवाल है, समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान में कितने राजाओं पर विजय प्राप्त किया था? तो कुल 12 राजाओं पर समुद्रगुप्त के द्वारा विजय प्राप्त किया गया था। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हरिसेन और यह रहता था समुद्रगुप्त के दरबार में। अगला सवाल है कि इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसे भारत का नेपोलियन कहा था? तो समुद्रगुप्त को B.A. स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहकर संबोधित किया था। अगला सवाल है, समुद्रगुप्त ने किस नीति का अनुसरण किया था? तो ये हो जाएगा ग्रहण, मोक्ष एवं अनुग्रह, तीनों नीति का अनुसरण किया गया था समुद्रगुप्त के द्वारा। अगला सवाल है, गुप्त साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। अगला सवाल है, किस शासक के शासनकाल को कला साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को कला साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। कालिदास किस शासक के दरबार में रहते थे? तो कालिदास जो थे ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। अगला सवाल है कि चीनी यात्री फाहियान जो थे वह किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में भारत आया था। अगला सवाल है, बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना कब हुई थी? तो ये गुप्त काल में हुआ था। अगला सवाल है कि गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो गुप्त संवत की शुरुआत हुआ था 319 ईस्वी में। अगला सवाल देखेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन था? तो ये था गुप्त काल। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? तो ये गुप्त काल में हुआ था। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो ये कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को स्थापित किया गया था। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिक की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है? तो ये शाहाबाद से प्राप्त हुई है। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है, बिहार के सुल्तानगंज से किसकी 7 फीट ऊंची एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो गौतम बुद्ध की मूर्ति प्राप्त हुई है। अगला सवाल है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? तो नालंदा विश्वविद्यालय जो ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है कि आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? तो आर्यभट्ट का संबंध था पाटलिपुत्रा से। अब हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बीपीएससी के पेपर में यानी कि हर बिहार के सभी पेपर में पूछे जाते हैं। पहला सवाल है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ये महात्मा बुद्ध जो थे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। अगला सवाल है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इसके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला सवाल, बौद्ध धर्म में बुद्ध के गृह त्याग की परिघटना को क्या कहा जाता है? तो महानी भिष्कर्मण के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था? तो इसको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो निरंजना नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति किए थे? तो पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है हमारा,
बुद्ध का प्रथम उपदेश बौद्ध परंपरा में किस नाम से जाना जाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्रा के विनाश के लिए निम्नलिखित कारकों का जिम्मेदार किसे माना था? तो आंतरिक कलह के वजह से, अग्नि के वजह से और बाढ़ के वजह से, इन तीनों को महात्मा बुद्ध ने पाटलिपुत्रा के विनाश का कारण माना था। अगला सवाल है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है? तो बुद्ध, धम्म और संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। अगला सवाल है कि बौद्ध धर्म विश्वास करता है? तो बौद्ध धर्म जो है पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। अगला सवाल देखेंगे कि बौद्ध धर्म के नियमों का वर्णन कहाँ मिलता है? तो बौद्ध धर्म का जो नियम है इसका वर्णन विनय पिटक में देखने को मिलता है। अगला सवाल है कि बौद्ध दर्शन की चर्चा कहाँ किया गया है? तो अभी धम्म पिटक में बौद्ध दर्शन की चर्चा की गई है। उसके बाद देखेंगे कि बुद्ध के धार्मिक उपदेश का संग्रह कहाँ पे मिलता है? तो ये सूत पिटक में देखने को मिलता है। अगला सवाल है कि महाकाव्य जो है बुद्ध चरित, इसके रचयिता कौन है? तो ये इसके रचयिता है अश्वघोष। अगला सवाल है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस स्थल पर हुई थी? तो ये कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। अगला सवाल है कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये राजगृह में किया गया था 483 ईसा पूर्व में, राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में। अगला सवाल है कि द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये वैशाली में हुआ था 383 ईसा पूर्व में, कालाशोक के शासन काल में। अगला सवाल है तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन पाटलिपुत्रा में अशोक के शासनकाल में और मोगलीपुत्र इसके अध्यक्षता में 250 ईसा पूर्व में किया गया था। अगला सवाल देखेंगे, महात्मा बुद्ध की मृत्यु को किस नाम से जाना जाता है? तो महात्मा बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था उसको महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है कि महात्मा बुद्ध के गृह त्याग से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्ह क्या थे? तो ये घोड़ा था। अगला सवाल है कि महात्मा बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो महामाया देवी जो थी महात्मा बुद्ध की माता थी, या प्रजापति गौतमी कौन थी? उसकी मौसी थी। अब हम लोग जैन धर्म के महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो पहला सवाल है कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक थे ऋषभदेव। अगला सवाल है महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। अगला सवाल है कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन त्रिशला किसकी माता थी? तो ये माता थी महावीर स्वामी की। अगला सवाल है कि श्री मद्भागवत में किस जैन तीर्थकर का उल्लेख मिलता है? तो इसमें ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है। अगला सवाल है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म का 23वां तीर्थकर था पार्श्वनाथ, इसका प्रतीक चिन्ह था सर्प। अगला सवाल है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक और 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कुंडग्राम में इसका जन्म हुआ था। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल पूछ रहा है कि जैन धर्म के 12वें तीर्थकर बसु पूज्य का जन्म स्थल कौन सा था? तो इसका जन्म स्थल था चंपा। तो जैन धर्म का जो 12वां तीर्थकर था उसका नाम था बसु पूज्य और उसका जन्म हुआ था चंपा में। अगला सवाल है कि जैन धर्म का प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये पाटलिपुत्रा में किया गया था। अगला सवाल है प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। प्रथम जैन संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम जैन संगति का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। महावीर स्वामी के समकालीन कौन थे? तो महावीर स्वामी के समकालीन थे बिंबिसार थे, अजातशत्रु, चंड प्रद्योत, ये सभी कौन थे? तो महावीर स्वामी के समकालीन शासक थे। अगला सवाल है कि जैन धर्म में 5वां महाव्रत किसने जोड़ा था? तो ये जोड़ा गया था महावीर स्वामी के द्वारा। अब हम लोग गुप्त उत्तर काल के महत्वपूर्ण प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल।
उसके बाद देखेंगे ओदंतपुरी महाविद्यालय या ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, तो ये था गोपाल। अगला सवाल है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था इसके संस्थापक कौन थे, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे धर्मपाल। अगला सवाल है आधुनिक बिहार के किस जिला में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है भागलपुर में स्थित है। अगला सवाल है बिहार के मुंगेर जिला को किसने अपनी राजधानी बनाया था। पूछ रहा है कि बिहार के मुंगेर जिला को अपनी राजधानी किसने बनाया था, तो ये बनाया था देवपाल ने। अगला सवाल है कि किस काल में कांसे की मूर्तियों का निर्माण एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था, तो ये पाल काल में हुआ था। अगला सवाल है कि पाल शासक अपना आदेश प्रसारित कहाँ से करते थे, तो ये अपना आदेश पाटलिपुत्रा से प्रसारित करते थे। अगला सवाल है कि पालकालीन शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को प्रोत्साहित किया गया था, तो ये महायान संप्रदाय को प्रोत्साहित किया गया था पालकालीन शासकों के द्वारा। अगला सवाल है कि पाल वंश के पतन के बाद किस वंश की स्थापना हुई, तो सेन वंश का स्थापना हुआ। सेन वंश का संस्थापक कौन था, तो ये सामंत सेन था। अगला सवाल है कि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव जो थे पालकालीन शासक के दरबारी कवि थे, तो ये हो जाएगा लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। अगला सवाल है कि लक्ष्मण सेन अनुयायी थे, तो लक्ष्मण सेन जो अनुयायी थे ये थे विष्णु धर्म के अनुयायी थे। अगला सवाल है सेन वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो ये थे लक्ष्मण सेन जो थे सेन वंश के अंतिम शासक थे। अगला सवाल देखेंगे कि किस पाल शासक ने दान सागर अद्भुत सागर नामक पुस्तकों की रचना की थी, तो ये विजय सेन के द्वारा रचना किया गया था। किसका, 2 गो, तो दान सागर एवं अद्भुत सागर। अगला सवाल है किस शासक को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है, तो महिपाल प्रथम को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक माना जाता है।